साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के द्वारा कल लिया गया एमपी सेट का एग्जाम, और इस एग्जाम में बात करेंगे हम हिंदी साहित्य के 100 प्रश्नों के बारे में। उसकी हम संभावित आंसर की लेके आए हैं, और इस आंसर की पर हमने रेगुलर जब से पेपर हुआ है अब तक पूरा एनालिसिस करके देख लिया है, और जो प्रश्न हमको सबसे बेस्ट से बेस्ट सोर्स से मिल सकते थे वो हम लेकर के आए हैं। एक बार आप भी अपने प्रश्न पत्र को मिला करके देखें कि आपके उत्तर कितने सही हुए हैं। तो 100 प्रश्न हम एक वीडियो में हल करेंगे, इसलिए वीडियो में हम डिस्कस कम करेंगे, सीधे उत्तर बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है हमारी उत्तर पुस्तिका में और आपके अनुमान में 10 या 5 प्रश्नों का अंतर हो, तो इसको हम एमपीपीएससी की फाइनल आंसर की पे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम मान के चलेंगे कि हमारा पूरा एनालिसिस सही है। 90 प्रश्न आप 100% ऐसे पाएंगे जो आप कहीं भी सर्च कर लेंगे तो मिल जाएंगे। 10 प्रश्न ऐसे जरूर हैं जिनमें हमें अभी भी डाउट है, लेकिन संभावित उत्तर उसके भी हम लेके आए हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एमपी सेट से संबंधित सभी अपडेट्स आपको रेगुलर हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। इसके अलावा हम नेट और जेआरएफ के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला ही प्रश्न था कि निम्न में से कामायनी के क्रमागत सर्गों का सही अनुक्रम है। तो कामायनी के जो क्रमागत सही जो सर्ग है उनका अनुक्रम जो है वह इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। काम, वासना, लज्जा, कर्म, इसके पहले 3 सर्ग और आते हैं, तो उनके बाद के बीच के सर्गों का एक क्रम हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का यह गीत इनमें से उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो यह गीत जो उनका सांध्य गीत में संकलित है। दो साथियों, यामा में भी ये आता है लेकिन यामा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सांध्य गीत इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कृत निम्नलिखित पंक्तियों में कविता में लिखे के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें पहले से बाद के क्रम में लगाने के हिसाब से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में इसमें आ जाएगा, पहले नंबर पर दूसरे नंबर की लाइन आएगी, फिर आपकी दूसरे नंबर के बाद फिर आएगी 4 नंबर की लाइन, उसके बाद आएगी 1 नंबर, फिर 3 नंबर। पूरी कविता के जो बीच बीच की एक एक लाइन उठा के दी गई है, हमने पूरी कविता पढ़ ली है और इसी क्रम में ये लाइन हमको मिली है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति की रचना मुसद्देहाली की प्रक्रिया में हुई है। मुसद्देहाली मतलब होता है बदहाली। तो मुसद्देहाली की प्रक्रिया में मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की रचना हुई है, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उर्वशी काव्य कृति के तृतीय अंक के प्रारंभ में किस पर्वत का उल्लेख है। तो इसमें जो है गंधमादन पर्वत का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का इनमें से सही क्रम क्या है। तो हमने देखा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनमें से आगे की कृतियों का जो सही अनुक्रम है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे, पहले इनकी हरी घास पर क्षणभर 1949 में आई, बाबरा हेरी 1954 में आई, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 में आई, और आंगन के पारद्वार 1961 में आई। इस हिसाब से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है। साथियों, हालांकि प्रश्न में जो है गलत करके आया हूं, आंसर सीटों में बी लगा के आया, लेकिन इसके बाद हमने देखा तो सही उत्तर इसका डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जिन घर कंता ते सुखी तिन गारो तिन गर्भ कंत पीरा बाहिर हम सूखा फूला सर्व। यह दोहा जायसी कृत पद्मावत के नागमती के वियोग खंड के किस मास का वर्णन करता है। तो साथियों, यह जो है आषाढ़ मास का वर्णन करता है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रेवा तट चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो का कौन सा समय है। समय मतलब कौन सा सर्ग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 27वां सर्ग है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी और राज थी कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है। तो इन पंक्तियों में जो छंद प्रयुक्त है वह जो है यह एक
वर्णिक छंद है जिसमें 12 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें द्रुत लंबिता छंद है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीर स्नेही को लाए कलंक निराश हवे कायर त्यागत प्राणे, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के जो रचयिता है वो घनानंद है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में कथानक के केंद्र में किस शहर का वर्णन है? तो जो देवरानी जेठानी की कहानी है इसमें मेरठ शहर का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। इसके बाद हम देखते हैं, मेहरिया रख लेना पाप नहीं, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। यह कथन गोदान उपन्यास में किसने किससे कहा है? तो यह कथन जो है धनिया ने होरी से कहा है। जब धनिया जो है होरी धनिया को डांटता है तो धनिया पलट के जवाब देती है, और ये आपका जब आप पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तो 11 नंबर का जो आपका अंक है उसमें आपको इसका वर्णन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेग में ही नाप लिया। मेला आंचल उपन्यास में उल्लेखित इस कथन के रिक्त स्थान की सार्थक पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो है यह इसमें है आपका बामन ने यह कथन कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब की, कीचड़ की, चंदन की सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। आत्म वक्तव्य की ये पंक्तियां किस उपन्यास की हैं? तो ये पंक्तियां भी आपकी मेला आंचल उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु की है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन किसका है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है उसमें जो महामाया नाम का पात्र है ये कथन उनका है। बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। हमारा अगला प्रश्न है, निस्संदेह मित्रता ऐसी चीज है पर जो लोग प्रीति का सुख नहीं जानते वह किसी तरह इसका भेद नहीं समझ सकते। परीक्षा गुरु उपन्यास में यह कथन के वक्ता कौन है? साथियों इसके उत्तर में अभी हमें भी डाउट है, लेकिन हमारा उत्तर लाला मदन मोहन पर आया है और हमने इसको सही माना है। आपके पास यदि इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स हो तो आप कमेंट करके इसका और सही उत्तर बता सकते हैं। अभी हाल आप इसका ऑप्शन नंबर बी मान के चलें, बाकी फाइनल उत्तर MPPSC की फाइनल आंसर की पे छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हर बड़े राजनीतिक की तरह राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिकों का मजाक उड़ाते थे। यह कथन राग दरबारी में किसके लिए लिखा गया है? तो यह कथन जो राग दरबारी में लिखा गया है वह खन्ना मास्टर के लिए लिखा गया है, क्योंकि वैद्य जी, रुपन बाबू, शनिचर, एक तो शनिचर तो लास्ट में जो है प्रधान बनता ही है, वैद्य जी तो मुख्य केंद्र है ही, और रुपन बाबू जो है वह कॉलेज की राजनीति में शुरू से ही जो है इंटरेस्ट लेता है, लेकिन खन्ना मास्टर जो है ऐसे किसी भी गतिविधि में संलिप्त नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आपका बंटी उपन्यास की भूमिका किस शीर्षक पर लिखी गई? तो हमें अच्छे से पता है आपका बंटी उपन्यास जो है माँ और नए पिता के बीच, एक बालक के बीच लिखी गई है। किस तरीके से माँ और जो है उनका डॉक्टर के साथ संबंध होता है और उनके पहले पति से जो तलाक होता है, उसके बाद जो है वह एक बंटी नाम का बालक किस तरीके से इस उपन्यास के केंद्र में जो है आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। माँ और नए पिता के बीच एक बालक की भूमिका पर उपन्यास लिखा गया है मन्नू भंडारी का। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा पर कौन सी फिल्म बनी है? साथियों इसका उत्तर हमने देखा है गूगल पर भी हर जगह यही आ रहा है कि इस पर कोई फिल्म नहीं बनी है, लेकिन फिर भी हमको एक उत्तर लगाना था, तो हम तो गदर एक प्रेम कहानी उत्तर लगा करके आए हैं। आपने क्या उत्तर लगाया है इसका कमेंट करके आप जरूर बताएं। इसका उत्तर अभी हाल बी मान के चलें। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित क्रम में लिखिए। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हम देखते हैं, शेखर एक जीवनी 1941 में आया, मेला आंचल 1954 में आया, धरती धन्नापना 1972 में आया और जिंदगी नामा 1979 में आया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी है।
गूगल पर आपको 1955 धरती धन नापना मिलेगा, लेकिन इसका ऑथेंटिक सोर्स जो हम दृष्टि की बुक से लेके आए हैं उसमें 1972 है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम बताइए। तो कालक्रम की दृष्टि से जो कहानियां हमें ऑप्शन में दी गई थी, इनका सही क्रम ऑप्शन नंबर डी है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में आई, दुलाई वाली में 1907 में आई, कानों में कंगना 1913 में आई और ईदगाह 1933 में आई। इस तरीके से, इसलिए उसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कहानी मानने वाले आलोचक कौन है? तो वह है नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। साथियों, आपको इसमें 2 टिक लगे जिस भी उत्तर में दिख रहे हैं, तो जो टिक गोल वाला लगा है वो हमारा सही उत्तर है, और जो एक सिंगल टिक लगा है वो मैं खुद लगा के आया हूं, तो मेरा भी वो उत्तर गलत गया है, बाद में देखने के बाद ही मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 73 की तरफ। प्रश्न नंबर 73 है, निम्न में से किस कहानी में चंपिया नामक पात्र है? तो लाल पान की बेगम जो कहानी है उसमें चंपिया नामक पात्र है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पत्रों को उनके संबंधित कहानियों से सुमेलित कीजिए। सॉरी, पत्रों नहीं साथियों, पात्रों। निम्नलिखित पात्रों को हमें बताना है कौन सी कहानी का कौन सा पात्र है। तो इसका उत्तर बड़ा सरल था। हमने पढ़ा था जो है राही कहानी जो पढ़ी थी, राही कहानी का पात्र अनीता थी, तो इसी से इसका उत्तर डायरेक्ट मिल गया था कि चौथे का ए केवल ऑप्शन नंबर सी में शामिल है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही है। बाद में हमने देखा पिता कहानी में जो है पिता के पुत्र का जो नाम था वह सुधीर था, तो बी का ए हो जाएगा, तो एक का बी हो गया। इस तरीके से हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट उत्तर है। बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। उसमें जो है प्रश्न नंबर 75 है, उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? तो हमने देखा उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी एकमात्र कहानी है। एक कथन जो है सत्य नहीं है, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 2 कहानियां और लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। तो 3 कहानियां इनकी फेमस है। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए इसका सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है हमने ऑप्शन नंबर डी सही लगाया है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नंबर 1, अज्ञे की गैंग्रीन मनोविज्ञान के धरातल पर गहरे बैठ कर लिखी गई कहानी है, और जैनेन्द्र ने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र मनोविज्ञान पर सत्य लाने का प्रयास किया है। तो ये दोनों ही कथन हमें सत्य प्रतीत हुए हैं। बाकी इसका उत्तर यदि आपके पास कोई और हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फाइनल आंसर की के लिए हम जो ऑफिशियल आंसर की पीएससी की आएगी उसका इंतजार करेंगे। बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 कहता है कि निम्न में से कौन सी बात चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की कथावस्तु एवं शैली से संबंधित नहीं है? तो इसमें चंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि जो है चंद्रदेव से पत्रात्मक शैली में बात होती है, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग भी होता है, और राजनीति और अर्थनीति का भी चित्रण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट उत्तर है। इसके अलावा यदि आपके पास इसका कोई और उत्तर हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी कब प्रकाशित हुई? तो अभी हम पिछले कहानी क्रम में प्रकाशन क्रम में देखते हुए आ रहे हैं, तो उसमें कानों में कंगना कहानी 1913 में प्रकाशित हुई थी। बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंचलिक कथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है? तो आंचलिक कथाकार के रूप में जो ख्याति प्राप्त है वह फणीश्वर नाथ रेणु को है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? तो चंद्रगुप्त नाटक में जो आप हमारा पात्र नहीं है वह है आपका खिलिंग। खिलिंग नामक पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है। सहरण, नंद और दांडयायन ये तीनों पात्र हैं। अंधा युग नाटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है 82 में, क्योंकि जो अंधा युग नाटक है वह पूर्णतः काल्पनिक नहीं है, बल्कि वह तो महाभारत पर आधारित है, इसलिए जो है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न नंबर 83 है,
शक्ति के कारण तुम्हारी नियति तय करने का उसे अधिकार था। तो ये पूरा प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। हम सीधे इसके उत्तर पर चले जाते हैं। इसका उत्तर जो है वह हमने महाभोज लगाया है, क्योंकि महाभोज में हम देखते हैं किस तरीके से जो है दलितों को राजनीति में आने को लेकर के उनको प्रताड़ित किया जाता है और उसका पूरा मजाक बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हमने महाभोज लगाया है। इसके अलावा यदि आपके पास इसका कोई और उत्तर हो तो आप बता सकते हैं। हमें देखने के बाद भी इसका उत्तर नहीं मिला है, तो इसका उत्तर अभी हम महाभोज मान के चल रहे हैं। बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य है। तो इसमें असत्य है क्या? प्रस्तुत नाटक 4 अंक में विभक्त है। इसमें 4 अंक नहीं है। आषाढ़ का एक दिन में टोटल कुल 3 अंक ही है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप, जग मानत जाके काज की, कलह अविद्या मोह मूर्ता सब नाश के साज की, भारत दुर्दशा नाटक में उपरोक्त पंक्तियां किस राग में है? तो जब हम देखते हैं नाटक को, तो पूरा नाटक जब हम देखते हैं तो ये जो है हर एक पैरा के ऊपर उसका राग लिखा है। तो ये जो उत्तर है इसका राग काफी है, ये राग काफी में लिखा गया है। साथियों अभी हम केवल उत्तर देख रहे हैं, हम इसके एविडेंस के साथ आंसर अगले वीडियो में लेके आएंगे जब हम पुराने पेपर पर डिस्कस सही तरीके से करेंगे। अभी केवल हम उत्तर देख रहे हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंजू दीदी नाटक में पति पत्नी का संबंध निम्नलिखित में से किस पात्र के मध्य है? तो इसमें अंजलि और इंद्र नारायण के मध्य जो है पति और पत्नी का संबंध है। अंजलि और श्रीपत्तु भाई बहन है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्मेन मेव आत्मनो तुष्टः स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। ये पूरा जो श्लोक है किसने कहा है? तो इसका उत्तर भी हमने देखा है, तो कहीं नहीं निकल के आ रहा है। इसका एक उत्तर दास साहब देखने को मिला था, लेकिन बाकी इसके संबंध में कुछ और देखने को नहीं मिला है, इसलिए इसका उत्तर अभी हम युधिष्ठिर मान के चल रहे हैं। बाकी इसका जो फाइनल आंसर एक बार और यदि आपके पास हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम एमपीपीएससी की फाइनल आंसर की में इसका सही उत्तर और अनुमान कर पाएंगे। अभी हाल इसका उत्तर हमने युधिष्ठिर मान के चले हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, अपना फैसला हमने बता दिया, यदि यह नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हमें तो देवी प्यारी है, उसका हुक्म है, यदि वह कोई सजा कहेगी तो वह भी हमें देनी होगी, जो बदमाशी करेगा उसे परलोक भेजा जा सकता है। बकरी नाटक का प्रस्तुत अंश किस अंक से लिया गया है? तो जो ये अंश लिया गया है यह बकरी नाटक के दूसरे अंक के पहले दृश्य से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है, ककड़ी वाला किस रचना का पात्र है? तो ककड़ी वाला जो है आगरा बाजार की रचना का पात्र है। आगरा बाजार जो एक हमारे सिलेबस की रचना है, ये उसी का पात्र है। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 89 के बाद 90 पर, चंद्रकला और मनोरमा किस नाटक की पात्र है? तो सिंदूर की होली जो नाटक है उसकी पात्र है चंद्रकला और मनोरमा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है रचा गया हम सबका तन। यह जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वह मन्नन द्विवेदी की हैं। किसकी हैं? मन्नन द्विवेदी ने इन पंक्तियों को लिखा है, इनकी पूरी कविता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बीच में श्रीयुत वायसराय का गोल चबूतरा था। साथियों ये गोल चबूतरा नहीं था, षटकोण चबूतरा था, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही है। 1 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था। दरबार में हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, ये भी है। चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में शोभित भी हुए थे, लेकिन जो ये चबूतरा था गोल नहीं था बल्कि षटकोण था, इसमें 6 कोण थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के प्रारंभ में किस शहर का उल्लेख है? तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके निबंध के शुरुआत में बलिया शहर का उल्लेख है। उत्तर प्रदेश का शहर है बलिया, उसी का इसमें उल्लेख है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसका उत्तर भी अभी हमको नहीं मिला था।
देखने के बाद तो हमने इसका उत्तर भी डी मान के चले हैं कि महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और उनसे टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। तो ये जो है मेरे राम का मुकुट भींज रहा निबंध का एक अंश है। इस उत्तर को हमने माना है। ये 100% सही नहीं है। अभी इसका उत्तर हमको फाइनली नहीं मिला है, तो हम अभी इसको डी मान के चले हैं। आपके पास इसका कोई ऑथेंटिक उत्तर है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी को सर्च करके आप वहां भी हमको सजेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जैसे जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे, तो इस प्रश्न का उत्तर भी जो है वह हमने जो है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है निबंध से ही उद्घृत ये जो है उद्धृत है। इसका उत्तर भी हमको अभी फाइनली नहीं मिला है। 2 उत्तर हमारे पास डाउट में थे, इसलिए इसका उत्तर अभी हम इस जो हमने बताया वो मान के चल रहे हैं। एमपीपीएससी का जब आंसर की आएगी तो इसका उत्तर और आपको सही क्लियर हो पाएगा। बाकी इसका उत्तर अभी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हमको जहां तक सही लगा है ये वाला मान के हम चले हैं। इसके बाद अगला है, मजदूरी और प्रेम सहित सरदार पूर्णसेन ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो मजदूरी और प्रेम सहित सरदार पूर्णसेन ने कुल 6 निबंध लिखे हैं। 6 निबंध में एक है मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, चौथा पवित्रता, और एक है मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन। तो इस तरीके से ने टोटल 6 निबंध लिखे हुए हैं, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृति और सौंदर्य निम्न में से नामवर हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लालित मीमांसा के कितने सूत्र हैं? तो इसमें लालित मीमांसा के 3 सूत्र दिए गए हैं। तीनों का उल्लेख आपको जब आप किसी ऑथेंटिक किताब से पढ़ेंगे तो इनके नाम आपको वहां मिल जाएंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरा फाल्गुनी किस ऋतु का नक्षत्र है? तो जो उत्तरा फाल्गुनी है ये वर्षा ऋतु का नक्षत्र है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है निबंध में उल्लेख है कि तुलसीदास ने खालिस्तान को सत अवध समान कहा है, तो उन्होंने कानन को सत अवध समान कहा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है? तो इसके उत्तर में भी हमें डाउट था। इसका उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी मान के चले हैं। आपके पास यदि इसका कोई ऑथेंटिक उत्तर हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसका उत्तर अभी ऑप्शन सी मान के चलें। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 101 की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र ठकुरी बाबा के ठकुरी बाबा क्या है? तो ठकुरी बाबा जो है वह रसिया है और बिरहा गायन भी गाते हैं, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया का आरंभ होता है, तो मुर्दहिया का जो आरंभ होता है वह समाज के उदात्त रूप से होता है। किस तरीके से तुलसी राम का समाज है, इसके बाद फिर स्कूली वातावरण आता है, फिर भूत प्रेत और विश्वास आता है, बाद में पूजा पाठ आती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? तो प्रेमचंद घर में जीवनी है, जो कि उन्हीं की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से लिखी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी के पति कौन थे? तो मन्नू भंडारी के पति राजेंद्र यादव थे। इसके बाद है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो विष्णु प्रभाकर की जो आवारा मसीहा है वह जो है शरद चंद्र की या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। 105 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं कब प्रकाशित हुई थी? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं जो प्रकाशित हुई थी वह 1969 में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कृष्णचंद्र की हास्य व्यंग कहानी का नाम क्या है? तो कृष्णचंद्र की जो हास्य व्यंग कहानी है वह जामुन का पेड़ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास को किसने 4 भागों में बांटा है? तो संस्कृति के 4 अध्याय करके रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन कृत मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। इसके बाद अरे अज्ञे कृत अरे आयावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो अरे आयावर रहेगा याद जो है यात्रा वृत्तांत की रचना है।
इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है समाक्षर लोप का उदाहरण है। हमको बताना है समाक्षर लोप का उदाहरण कौन सा है। समाक्षर लोप का उदाहरण जो है वह है नाक कटा। इसमें एक सम अक्षर का लोप हो गया है तो नाक कटा से नकटा बन गया। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में अपश्रुति किस कारण से होती है। साथियों इसका उत्तर हमको 100% ऑथेंटिक नहीं मिला है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका हम सही मान के चले हैं। इसका पास आपके पास यदि इसका कोई सही उत्तर हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा अगला प्रश्न है जो भाषा आज हिंदुस्तानी कहलाती है उसी का नाम हिंदी, उर्दू और रेख्ता भी है। इसमें अरबी, फारसी, संस्कृत भाषा के शब्द सम्मिलित हैं। तो एक कथन किसका है? तो एक कथन भी हमने देखा है जो डॉक्टर गिलक्राइस्ट का उत्तर हमको एक जगह देखने को मिला है। बाकी इस पर भी थोड़ा सा डाउट है। आपके पास कोई उत्तर हो तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वह अर्धमागधी से हुआ है। अर्धमागधी में जो है आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों भाषाएं आती हैं, वो पूर्वी हिंदी की भाषा हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कब लागू की गई। तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 जो लागू की गई वह 26 जनवरी 1965 को लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हिंदी की कौन सी बोली जाटू या हरियाणवी के नाम से जानी जाती है। तो जाटू या हरियाणवी बोली को बांगरू भाषा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई है। तो जो देवनागरी लिपि विकसित हुई है वह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के आगे लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि करण कारक का उदाहरण है। तो जो से विभक्ति चिन्ह आता है वह अपादान और करण में आता है। अपादान में आता है बिछड़ने के अर्थ में और बाकी जगह आता है मिलने के अर्थ में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा क्योंकि आपके दर्शन से लाभ होगा। यहाँ पर मिलने का वर्णन है। बाकी भोपाल से यात्रा रवाना हुई, हिमालय से गंगा निकली, पेड़ से पत्ते गिरे, सब जगह जो है बिछड़ने का भाव आता है, यहाँ पर मिलने का भाव है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्य ने सिद्धों की संख्या बताई है। तो राहुल सांकृत्य ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विद्यापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। तो इसमें जो कथन है कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 गलत है। विद्यापति संस्कृत भाषा में इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं और दरबारी कवि भी ये थे। तो का और खा ही इसके गलत हैं और हमको गलत ही बताना था। तो का और खा दोनों आपके गलत हैं, बाकी आपके सही है। तो इसमें हमको बताना था ऊपर कथनों का आधार सही उत्तर है। इस प्रश्न को एक बार हम और समझ लेते हैं। साथियों इसके उत्तर में थोड़ा सा हम संशोधन करेंगे। इसमें का और गा गलत है, बिल्कुल सही है। हमको सही बताना था तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गा और घा दोनों सही है। क्योंकि ये जो है दरबारी कवि जो यहाँ पे बताया गया है कि ये दरबारी कवि भी थे, इन्होंने संस्कृत जो है रचनाएं भी लिखी हैं। तो यहाँ पर दोनों इन्होंने गलत बताया कि रचना नहीं लिखी, दरबारी कवि नहीं थे बल्कि थे, तो ये दोनों गलत हो गए। अब गा और घा जो है सही बचा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप सही उत्तर मान के चले। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व, उत्साह के लिए वह अवकाश ना रह गया। अपने पौरुष हताश के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। भक्ति काल के प्रादुर्भाव के संबंध में यह कथन जो किसने कहा है। तो यह कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है मध्वाचार्य जो है इसमें गलत है। मतलब मध्यकालीन वैष्णवाचार्यों और उनके दार्शनिकों में
विचारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो मध्वाचार्य इसमें असंगत है। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद नहीं दिया है, बाकी पूरा सही है क्योंकि इनका द्वैता द्वैतवाद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने जो है इनके ग्रंथों की रचना 12 मानी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेहि महाब्रजभाष प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने, पंक्तियां किस कवि के द्वारा कही गई हैं? तो ये पंक्तियां रीतिकालीन कवि घनानंद के द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन बनारस काशी से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इसके बाद बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। इस पूरा जो सेंटेंस है ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 129वां, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो हमको नहीं बताना था, तो बाकी सब सही है। विष्णु प्रिया जो है वह कुंवर नारायण की रचना नहीं है, बाकी कनु प्रिया धर्म भारती की है, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की है, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन के हिसाब से इनका क्रम हमको बताना है। तो प्रकाशन के हिसाब से सबसे पहले आया है प्रेमसराय, प्रेमसराय के बाद आया है निर्मला, निर्मला के बाद आया है गबन और गबन के बाद आया है गोदान। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन में जो है कितने प्रयोजन निर्दिष्ट किए हैं? तो इन्होंने 6 प्रयोजन निर्दिष्ट किए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। रस सिद्धांत के परवर्ती आचार्यों में किसका नाम कालक्रमानुसार सर्वप्रथम आता है? तो सर्वप्रथम भट्टलोलल्ट का नाम आता है और सबसे लास्ट में अभिनव गुप्त का नाम आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। बाकी इसके लिए एमपीपीएससी की और आंसर की का हमें इंतजार करना पड़ेगा, तो आपको और ऑथेंटिक उत्तर मिल पाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रस सिद्धांत की तुलना में डॉक्टर रिचर्ड्स का भाव प्रेरणा सिद्धांत अधिक स्पष्ट, व्यवहारिक एवं मनोविज्ञान सम्मत है। यह कथन किसका है? तो साथियों यह भी उत्तर हमको अभी तक नहीं मिला है। गणपति चंद्रगुप्त को हम मान के चले हैं। आपके पास इसका सही उत्तर हो तो आप कमेंट करके हमको एक बार जरूर बताएं। इसके बाद अगला है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए ब्रस भानुजा बेहलदर के वीर में जो है कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि हलधर के 2 अर्थ निकल रहे हैं और ब्रस भानुजा के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। ब्रस भानुजा का एक अर्थ गाय है और एक अर्थ जो है आपका ब्रस भानुजा का एक अर्थ है आपका गाय और एक अर्थ राधा से है। और हलधर में जो है एक अर्थ बलराम से है और एक अर्थ जो है बैल से है। तो इस तरीके से इसमें लक्षण शब्द शक्ति है। प्रश्न नंबर 135 है, इसका हमको उत्तर बताना है कि हम घर आए राम राजा भरतार जो है कबीर की पंक्तियां हैं और इन्होंने भरतार जो है परमात्मा को कहा है और परमात्मा के हिसाब से एक ही ऑप्शन में लास्ट में है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दुल्हन आत्मा को परमात्मा को इन्होंने भरतार कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन रूपवाद से संबंधित नहीं है? तो रेमंड विलियमसन जो है रूपवाद से संबंधित नहीं है, बाकी तानिनोव, बिस्टर और बोरिस ये तीनों जो है रूपवाद से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्लेटो ने काव्य के कौन से भेद स्वीकार किए हैं? तो प्लेटो ने काव्य के तीनों भेद स्वीकार किए हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक और मिश्र महाकाव्य। ये तीनों के तीनों इन्होंने स्वीकार किए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेरे विद्यापीठ के 2 भाग हैं, यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है प्लेटो का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है।
निर्व्यक्तिकता के संदर्भ में टी.एस. इलियट किसके विचारों से प्रभावित थे? तो जो टी.एस. इलियट थे वह एजरा पाउंड के विचारों से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है लल्लू लाल कृत प्रेम सागर किस भाषा में लिखी गई है? तो लल्लू लाल की प्रेम सागर जो है खड़ी बोली गद्य में लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के किन गद्यकारों को अंग्रेजी के गद्य साहित्य के एडिसन और स्टील के समान माना है? तो इसमें प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को इन्होंने माना है एडिसन और स्टील के समान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी नई चाल में ढली इसका उल्लेख कालचक्र नाम की पुस्तक में कब किया गया? तो इसका उल्लेख जो कालचक्र नाम की पुस्तक में 1873 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है? तो इसमें कॉर्डवेल मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है। फ्रायड, युंग और एडलर मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस लेखक की कृति है? तो ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत माता धरती माता किस विचारक के सांस्कृतिक लेखों का संग्रह है? तो ये जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का लेखों का एक संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध मूकनायक से है? तो मूकनायक से संबंध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। मूकनायक इनका एक पत्र था, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध अस्तित्ववाद से है? तो अस्तित्ववाद से जो संबंध है वह है आपका किरकेगार्ड का। किरकेगार्ड ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है किस लेखक ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से कविता लिखी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कविताएं लिखी हैं। इस तरीके से हमने 150 पूरे प्रश्नों का एनालिसिस किया और पूरे उत्तर हमने सटीकता के आधार पर बताए हैं। जो हमने बीच में 10 के आसपास प्रश्न या बताए हैं जिनमें डाउट है, इसके लिए एक बार हमको एमपीपीएससी की फाइनल आंसर की का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी वह उत्तर भी 100% गलत नहीं है, लगभग सही ही है। तो इसी के साथ हमने पूरा एनालिसिस किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।